हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूएसए वीज़ा के बारे में। अगर आप यूएस के अंदर पढ़ने जाने वाले हैं या फिर वहां काम करने जाने वाले हैं, या अगर आप इंडिया में रह के यूएस की कंपनीज में काम करना चाहते हैं जैसे कि एमएनसीज में, तो आपको यूएसए वीज़ा के बारे में नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेसिफिक है जो भी लोग यूएस रिक्रूटमेंट में काम करना चाहते हैं, यूएस आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं, बेंच रिक्रूटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपको कोई सा भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से वीज़ा के बारे में आगे डिस्कस करना पड़ेगा, पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही कोई आपको आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिटेल्स में हम इस वीडियो में वीज़ा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कितना भी हार्ड इंटरव्यू हो आपका, आप वीज़ा के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद 1% भी आपको उसमें झिझक नहीं आने वाली है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वीज़ा एंड एंडोर्समेंट ऑन अ पासपोर्ट indicating that the holder is allowed to enter, leave or stay for a specific period of time in a country. So basically we can say in like visa is a work permit for a country, or visa is a entry permit also। जिस वीज़ा के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस के, ऐसे तो यूएस के अंदर बहुत सारे वीज़ाज हैं, बट यूएस स्टाफिंग के लिए और जो मोस्ट पॉपुलर वीज़ाज है वर्किंग से रिलेटेड, उस वीज़ा के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे B1 एंड B2, फिर हम डिस्कस करेंगे F1 CPT OPT के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे H1B और EAD GC के बारे में, और फाइनली USC के बारे में, और L1 L2 H4 EAD और TN E3 के वीज़ा के बारे में। तो ये जो वीज़ा है ये मोस्ट पॉपुलर वीज़ा है वर्किंग से रिलेटेड, और अगर आप वहाँ पढ़ने जाने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं वीडियो के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि B1 वीज़ा के बारे में। तो B1 वीज़ा जो है वो एक बिजनेस वीज़ा है, और गिवन टू द पर्सन हु वांट्स टू गो इन यूएस फॉर बिजनेस पर्पस। अगर आप यूएस के अंदर जाना चाहते हैं किसी भी बिजनेस पर्पस से रिलेटेड, लाइक आप कोई बिजनेस करना हो या फिर आपको बिजनेस मीटिंग अटेंड करना हो, तो उसके लिए आपको B1 वीज़ा का रिक्वायरमेंट होता है। B2 वीज़ा जो होता है वो टूरिस्ट वीज़ा होता है। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है। तो ये दोनों B1 और B2 वीज़ा की जो की वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की होती है, और मैक्सिमम एक पर्सन यूएस के अंदर इस वीज़ा पे 90 डेज स्टे कर सकता है, और 90 डेज के बाद उसको एटलीस्ट एक दिन के लिए भी यूएस वहाँ पे उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से वो जो है अपने इस 10 ईयर्स पीरियड के अंदर नेक्स्ट टाइम फिर से वो विजिट कर सकता है उसी वीज़ा पे, बट मैक्सिमम 90 डेज तक स्टे कर सकता है वो यूएस के अंदर। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट वीज़ा की, F1 वीज़ा। F1 वीज़ा बहुत ही पॉपुलर वीज़ा है यूएसए का। पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर काम के लिए जाते हैं और उनको वर्किंग वीज़ा नहीं मिलता है, तो वो F1 वीज़ा लेके वहाँ पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ काम करने के लिए कौन कौन सा वीज़ा का रिक्वायरमेंट होता है, वो यहाँ पे CPT है और OPT है। तो चलिए इसको ऊपर से डिटेल में देख लेते हैं। F1 वीज़ा इज़ फॉर द स्टडी पर्पज, who wants to study in US, then they can apply for F1 visa, they can work 20 hours in a week। तो जो भी F1 वाले वीज़ा वाले जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं वो 20 आवर्स इन अ वीक वहाँ पे काम कर सकते हैं। मैक्सिमम एक दिन के अंदर जो होता है वो 4 आवर्स काम करना होता है पार्ट टाइम में, और यूएस के अंदर 5 ही वर्किंग डेज होता है, तो वो 20 आवर्स हो जाता है। तो F1 वीज़ा लेकर कोई भी एंटर कर सकता है स्टडी से रिलेटेड, और वहाँ पे जाने के बाद जब उनको काम करना होता है तो वहाँ पे उनको CPT वीज़ा जो है वो मिलता है। तो CPT का जो फुल फॉर्म है वो करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। CPT इज़ टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन फॉर F1 वीज़ा। F1 स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर CPT आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ दिस हिज डिग्री। और यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ ही शी विल डू मोर देन 20 आवर्स ही वॉन्ट गेट OPT। अगर कोई पर्सन CPT के ऊपर 20 आवर्स से ऊपर इन अ वीक काम कर लिया या करेगा, तो उसको जो है वो OPT नहीं मिलेगा, वो OPT के लिए इनएलिजिबल हो जाता है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपीटी के बारे में। यहाँ पे दो टाइप का ओपीटी होता है, प्री ओपीटी एंड पोस्ट ओपीटी। ठीक है, तो ये जितना जो ओपीटी है सबका कैटेगरी कोड भी होता है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्री एंड पोस्ट ओपीटी, ओपीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। F1 स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर ओपीटी आफ्टर या बिफोर, तो पहले भी और बाद में भी कंप्लीटिंग मास्टर्स डिग्री ऑन दिस वीज़ा कंडीशन कैन वर्क 40 आवर्स इन अ वीक। तो ये फुल टाइम पे काम कर सकता है, मीन्स कि 40 आवर्स इन अ वीक। इनिशियल वैलिडिटी ऑफ दिस वीज़ा इज 12 मंथ। ठीक है, और स्टीम ओपीटी, स्टीम ओपीटी क्या होता है? स्टूडेंट फ्रॉम स्टीम साइड लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स कैन गेट एक्सटेंशन मोर 24 मंथ्स। जो भी पर्सन प्री और पोस्ट ओपीटी के ऊपर काम कर रहा होता है उसको 12 मंथ की वारंटी, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये प्री एंड पोस्ट ओपीटी मिलता है। और अगर वो इस बैकग्राउंड से है, स्टडी में, एजुकेशन में अगर वो इस बैकग्राउंड से है, तो उसको जो एक्सटेंशन मिलता है स्टीम ओपीटी के नाम पे, वो 24 का मिलता है। इसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्स में, बट इन इंटरव्यू शॉर्ट टर्म में आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करेंगे हर एक वीज़ा के बारे में। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा वीज़ा है वो H1B है, और ये वर्क परमिट है। H1B इज़ वर्किंग वीज़ा और वर्क परमिट ऑफ USA। तो आप ये दोनों डेफिनेशन बोल सकते हो, इतना ही इनफ है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं, और इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो H1B वीज़ा जो है वो सबसे पॉपुलर वीज़ा है USA का, क्योंकि H1B वीज़ा ही एक ऐसा वीज़ा है जो भी US के अंदर काम करना चाहते हैं, मीन्स कि ये प्योर वर्किंग वीज़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है H1B इज़ वर्किंग वीज़ा। और इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ जो है मिलता है, और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स। तो 3 इयर्स मोर जो है मिल जाता है, तो टोटल जो ईयर्स ऑफ वैलिडिटी है वो 6 इयर्स बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एन H1B वीज़ा ऑन मार्च फर्स्ट वीक। इस साल 2023 में जो है मार्च के फर्स्ट वीक से H1B अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और कैंडिडेट विल गेट द H1B फ्रॉम द अप्रैल टू अक्टूबर। अब एक बात और यहाँ पे हाईलाइटेड मैं कर देना चाहता हूँ, H1B इज डबल इंटेंट वीज़ा अलाउइंग द होल्डर टू अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड। तो जो भी पर्सन H1B पे वहाँ पे स्टे करते हैं अप टू 6 इयर्स, और उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वो वहाँ पे ग्रीन कार्ड को भी ले सकते हैं। इस प्रोसेस को हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब H1B के अंदर जो है 3 तरह का जो कैटेगरी होता है, उस 3 कैटेगरी को यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो I797A है, और I797A जो है वो उसको मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो, F1 टू H1, L1 टू H1। ठीक है, जो भी पर्सन F1 वीज़ा पे है या L1 वीज़ा पे है, या ये कह लें सिंपल जो है भाषा में, लाइक जो भी पर्सन US के अंदर स्टे कर रहा है किसी न किसी वीज़ा के ऊपर, और वो H1B अप्लाई करेगा, तो उसको I797A कॉपी मिलता है। और I797B उसको मिलता है जो फ्रेश H1B के लिए अप्लाई करता है आउट ऑफ द USA। मीन्स कि अगर कोई पर्सन US से बाहर स्टे करता है, लाइक इंडिया, लाइक इन अ होम कंट्री, लाइक यहाँ पे यू कैन सी लाइक दैट अप्लाइंग फ्रॉम हिज होम कंट्री, राइट, US के बाहर है और वो H1B के लिए अप्लाई करता है, मीन्स कि कोई एम्प्लॉयर उसका वर्किंग वीज़ा फाइल कर रहा है, तो उसका H1B अप्रूवल के बाद जो कॉपी मिलेगा उसको I797B मिलेगा। I797C जो है वो एक रिसिप्ट है जो कि दोनों को मिलता है, I797A के साथ या B के साथ, ये एक रिसिप्ट है जो मिलना ही मिलना है दोनों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं H1B के साथ जो है ये H4EAD जो है कनेक्टेड वीज़ा है, इसको डिपेंडेंट वीज़ा बोला जाता है। H4EAD एंड H4 वीज़ा इज इश्यूड टू डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रेन of H1 visa holders would like to accompany the H1B visa holder in the US during their period of stay। तो सिंपल भाषा में इसको ये समझिए कि H1B पे अगर कोई मेल है या अगर कोई फीमेल है
और अगर उसको अपने वाइफ या हस्बैंड को यूएस के अंदर बुलाना है तो वो उसके लिए H4 अप्लाई करेंगे, और जब वो H4 पा जाएंगे तो वो यूएस के अंदर एंटर कर जाएंगे। जब वो यूएस के अंदर एंटर कर जाएंगे तो अगर उनको भी काम करना है, वहाँ पे जॉब करना है, तो उनको सिंपली एक ईएडी जो है फाइल करना पड़ेगा। ईएडी का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो ईएडी जैसे उनको मिल जाता है वो ऑथोराइज हो जाते हैं काम करने के लिए वहाँ पे, तो उसी को H4 ईएडी बोला जाता है। तो ईएडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे ईएडी जीसी के बारे में। तो जीसी मीन्स तो ग्रीन कार्ड होता है, बट ईएडी मीन्स क्या होता है अभी हमने ऊपर बताया है। ईएडी जीसी को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ईएडी जीसी वो होता है, जैसे H1B पे अगर किसी ने 6 ईयर स्टे कर लिया यूएस के अंदर और उसके बाद वो ग्रीन कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो जीसी के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो जीसी के लिए जैसे वो अप्लाई करते हैं तो उसमें से कुछ का जो है जीसी अप्रूव हो जाता है और कुछ का नहीं होता है। तो जिसका अप्रूव हो जाता है वो ग्रीन कार्ड बन जाते हैं वहाँ पे, ग्रीन कार्ड, इसको अभी डिस्कस करेंगे। और जिसका अप्रूव नहीं होता है उसको ईएडी मिल जाता है, तो वो वहाँ पे यूएस के अंदर रह भी सकता है और काम भी कर सकता है, तो उसी को जीसी ईएडी बोला जाता है। बट ईएडी जीसी ईएडी के अंदर 2 कैटेगरी होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए, उसके बाद आ जाता है जीसी ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड होल्डर परमानेंट रेजिडेंट, ये इसका जो है परमानेंट रेजिडेंट इज समवन who has been granted authorized to live and work in the United States। जो भी पर्सन को जीसी या ग्रीन कार्ड मिल जाता है वो यूएस के अंदर रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और ऐसे तो जीसी जैसे एक्सपायर होता है तो उसको जो है एक्सटेंडेड मिल जाता है, उनका जो जीसी है वो एक्सटेंड हो जाता है। बट अगर हम वैलिडिटी की बात कर लें तो वो जीसी जो है 10 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ मिलता है कार्ड। यूएस सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए, अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वीज़ा आ जाता है L1 और L2। तो L1 जो है इंट्रा ट्रांसफर वीज़ा होता है, मीन्स कि अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन होम कंट्री इन अ कंपनी। सपोज कोई पर्सन दिल्ली के अंदर काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल या गूगल के ऑफिस में, और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या किसी भी रीज़न के तहत कंपनी उसको यूएस के ऑफिस में भेजना चाह रही है, तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल कंपनीज जो है उनके लिए वीज़ा फाइल करेगी उस कैंडिडेट के लिए अपने यूएस के ऑफिस में काम करने के लिए, तो उसके लिए जो है वो L1 वीज़ा फाइल करेंगी। उस पर्सन को जो वीज़ा मिलेगा वो L1 मिलेगा। और L2 वीज़ा जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा है। L1 का मीन्स कि अपने हस्बैंड या वाइफ को या चिल्ड्रन को अगर वहाँ पे लाना चाहेंगे तो L2 वीज़ा उनके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। हाँ, तो कैसा बात कर लेते हैं टीएन वीज़ा के बारे में। टीएन वीज़ा जो है वो 2 तरह का वीज़ा होता है यूएस के अंदर, और इसको नाफ्टा प्रोफेशनल के एक्ट के तहत जो है वो बनाया गया है। और इस वीज़ा में अलाउ किया जाता है सिटीजन ऑफ कनाडा एंड मैक्सिको को, कि जो भी सिटीजन्स ऑफ कनाडा और मैक्सिको है उसको यूएस के अंदर काम करने के लिए परमिशन लेनी होती है, मीन्स कि वीज़ा लेना होता है, तो उनको टीएन वीज़ा मिलता है। ठीक है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखना है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा एंड मैक्सिको आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर टीएन वीज़ा टू वर्क एज नाफ्टा प्रोफेशनल। मीन्स कि कनाडा और मैक्सिको के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंट है, मीन्स कि जैसे यूएस के अंदर परमानेंट रेजिडेंट ग्रीन कार्ड है, ठीक है, तो उसी तरह से टीएन के अंदर कनाडा और मैक्सिको के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंट है उनको टीएन वीज़ा अलाउ नहीं होता है, सिर्फ सिटीजन ऑफ कनाडा और मैक्सिको के लिए। इसका सोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, सोर्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि सोर्स यहाँ पे ओपन है। और ये travel.state.gov जो है ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की। और यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, permanent resident of Canada and Mexico are not able to apply for TN visa to work as NAFTA professional। तो यहाँ पे हमने सोर्स यहाँ पे लगा दिया है, इसका भी सोर्स है। और सारे वीज़ा का जो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स है कहीं पे, तो वहाँ पे यहाँ पे भी हमने ओपीटी के बारे में यहाँ पे सोर्स लगाया हुआ है, तो आप यू कैन गो थ्रू विद द सोर्स एज वेल, राइट। तो अब बात कर लेते हैं टीएन वीज़ा कौन कौन सा होता है। तो टीएन के अंदर 2 वीज़ा होता है, एक होता है TN1 और TN2। TN1 वीज़ा जो होता है वो होता है कनाडा सिटीज़न के लिए, और TN2 जो वीज़ा होता है वो मैक्सिको सिटीज़न के लिए। ठीक है।
तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया मैंने, बट आगे ये मेंशन है जहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बोलना है। अभी तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको समझेंगे कि इंटरव्यू में हम किस तरह से बोलना है और क्या क्या चीज़ इसको और भी हमने ऐड किया है, इसको लास्ट में हमने डिस्कस किया है। तो उसके लिए अभी आप वीडियो को पूरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, जब भी आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यू में आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। लास्ट हम बात कर लेते हैं E3 वीज़ा की। E3 वीज़ा जो है ये अगेन ये जो है स्पेशल वीज़ा है TN की तरह, और ये E3 वीज़ा जो है ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न के लिए है। जो भी ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न हैं उनको ये मिला जाता है अगर वो US के अंदर काम करने के लिए आना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीज़ा के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं ब्रेक लेके आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर द पेड ट्रेनिंग और कंसल्टिंग और लाइव जूम विद मी बुक योर स्लॉट, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, यहाँ पे आप बुक कर सकते हो अपना स्लॉट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है related to get preparation of US staffing jobs only, right? If you wanna do job in US IT recruitment or US bench recruitment or US staffing recruitment, and cause of this, if you have any kind of question or any kind of confusion, you can book your slot to connect with me on live Zoom. Also, you can connect with me on the social media desk, लिंक इन द बिलो। तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हो, और सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ, तो वहाँ पे आकर के भी आप अपना क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। अगर आप अभी तक स्टॉक्स मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो इट इज़ द बेस्ट एंड राइट टाइम टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट कॉज ऑफ द कोरोना न्यूज़, like stock market is going down again, right? So if you want to buy any kind of stocks right away, you will be in the profits, but just remember one thing, invest for the long time only, or invest your extra money only। चलिए गाइस, तो एक बार हमने जो है डिटेल्स में सारे वीज़ा को समझ लिया है, और अब जो हम जा रहे हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने किस चीज़ की, इंटरव्यू की। तो सबसे पहले हमें आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ B1 वीज़ा या डू यू नो अबाउट B1, तो आपको सिंपली बहुत शॉर्ट में आंसर देना है, और बहुत शॉर्ट में जो आंसर होगा वो B1 का होगा। B1 इज़ द बिजनेस वीज़ा एंड B2 इज़ द टूरिस्ट वीज़ा। B1 और B2 की जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की होती है, और मैक्स 90 डेज कैन स्टे वंस अ पर्सन, राइट। अब अगर हम बात कर लेते हैं F1 की, तो F1 के अंदर जो है CPT होता है और OPT होता है। फुल फॉर्म आपको ज़रूर से याद रखना है। पार्ट टाइम CPT होता है कैन वर्क 20 आवर्स और लेस इन अ वीक, और फुल टाइम CPT होता है जो कि कैन वर्क 20 आवर्स और मोर इन अ वीक, वैलिडिटी इज़ 1 ईयर। बट CPT पे अगर कोई 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर लेता है तो आपको याद रखना चाहिए कि उसको जो है वो OPT इन फ्यूचर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं OPT के अंदर। OPT जो है वो 3 तरह का OPT होता है, प्री कंप्लीशन, पोस्ट कंप्लीशन और स्टीम OPT। प्री कंप्लीशन का जो कोड होता है, कैटेगरी कोड, वो कहाँ पे देखना है आपको, मैं नीचे दिखाऊंगा आपको वीज़ा का डेमो। तो C031 जो है वो प्री कंप्लीशन का कोड है, और C03B जो है वो पोस्ट कंप्लीशन का है, और C03C जो है वो स्टीम OPT का है। ड्यूरेशन दोनों का 12 मंथ है, और ड्यूरेशन इसका भी 12 मंथ है। प्री कंप्लीशन इन फाइनल ईयर में मिलता है, और पोस्ट कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स मिलता है। और इस दोनों के बाद मीन्स कि अगर कोई ये कर रहा है या फिर ये कर रहा है, और उसके बाद जो उसका एक्सटेंशन होता है, अगर वो स्टीम कैटेगरी से है तो स्टीम OPT मिलता है जिसका ड्यूरेशन होता है 24 मंथ, और स्टीम का जो कैटेगरी है वो C03C है। इस चीज़ को आपको एकदम से याद रख लेना है, इंटरव्यू के अंदर ये आएगा ही आएगा। अगर वीज़ा की बात होगी, स्टीम OPT के बाद अगर हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ H1B की, तो H1B के अंदर भी कैटेगरीज है 3 टाइप्स की, और यहाँ पे जो H1B का जो डेफिनेशन है वो वर्क परमिट, वर्किंग वीज़ा, इतना ही आपको याद रखना है। F1 का डेफिनेशन याद रखना है, F1 इज़ द स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है। I-797A का जो सिंपल डेफिनेशन है वो इधर एक्सटेंशन और चेंज ऑफ स्टेट, मीन्स कि किसी के पास F1 है या L1 है, तो अगर वो H1B के लिए अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली वो US के अंदर होगा, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा या फिर स्टेटस जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो सिंपली ये है, और डिटेल्स में हम पहले बता ही चुके हैं इस वीडियो में। I-797B जो है वो अप्लाइड फॉर फ्रेश H1B है, बट इतना याद रखना है आपको कि ये आउट ऑफ USA, जो भी कैंडिडेट है वो आउट ऑफ USA होता है। और I-797C जो है इट इज़ अ रिसिप्ट गिवन टू ऑल, इतना चीज़ आपको याद रखना है। GCAD के बारे में हमने बताया था कि 2 तरह की कैटेगरी होती है GCAD के अंदर, C09 और C09
पी होता है। तो इसका जो है बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। C09 जो जिसको कार्ड मिलता है C09, तो वो ऑथोराइज नहीं होता है री एंट्री के लिए। मीन्स कि अगर वो 2 साल के लिए जो उनको मिलता है तो 2 साल उनको यूएस के अंदर ही रहना है, और अगर वो यूएस से बाहर निकल जाता है तो वो उसी वीज़ा पे री एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। C09P पे जो है इसका P फॉर पैरोल होता है, और C09P पे अगर किसी को कार्ड मिल जाता है तो वो मल्टीपल एंट्री कर सकता है। मीन्स उस 2 साल के पीरियड में वो यूएस से बाहर आ सकता है और फिर से वो उसी वीज़ा पे यूएस के अंदर जा भी सकता है। तो इतना ही आपको याद रखना है GCEAD के बारे में। अब अगर हम बात कर लेते हैं L2EAD के बारे में, तो L2EAD जो है डिपेंडेंट वीज़ा है ऑफ L1 का, और इसका जो कैटेगरी कोड है वो A18 है। H4EAD की अगर हम बात कर लें तो कैटेगरी कोड C26 है, और इसको याद रखना है कि डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ H1B एंड 3 ईयर्स प्लस डिपेंडेंट्स। मीन्स कि इसका जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स का रहेगा, और प्लस उसके बाद जो है वो डिपेंड करेगा कि H1B का वैलिडिटी कितना है, क्योंकि ये डिपेंडेंट वीज़ा है। और L2EAD का जो एक्सटेंशन जो वैलिडिटी है वो भी जो है डिपेंड करता है L1 पे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। E3 की अगर हम बात कर ले तो E3 जो वीज़ा है, दिस वीज़ा इज ओनली फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। TN1 जो है वो कैनेडियन सिटीजन के लिए, और TN2 जो है वो मैक्सिकन सिटीजन के लिए, ये याद रखना है। और TN1 और TN2 जो है वो सिर्फ सिटीजन को मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा और मैक्सिको उसको नहीं मिलेगा, ये याद रखना है आपको। GC जो है वो ग्रीन कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ US है, और USC जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सिटीजन है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कैटेगरी की बात कर लें, C09 यहाँ पे जो कैटेगरी है वो GCEAD की कैटेगरी। यहाँ पे देख सकते हो कार्ड कुछ इस तरह से जो है वो वीज़ा दिखेगा। यहाँ पे गिवन नेम है, तो गिवन नेम है और सर नेम है। तो गिवन नेम जो है वो फर्स्ट नेम होता है, और सर नेम जो होता है वो लास्ट नेम होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है वो कार्ड होता है USCIS के थ्रू जो एलोकेट होता है वीज़ा, तो उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है वो यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो है कंट्री ऑफ बर्थ होता है कैंडिडेट का, कि वो कहाँ पैदा हुआ था। लाइक यहाँ पे देख सकते हो इंडिया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होता है, और यहाँ पे जो है जेंडर है, और यहाँ पे जो है वैलिडिटी है, कब ये इशू हुआ था और कब जो है इस एक्सपायर करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि C09 है GCEAD का विदाउट री एंट्री वाला जो है वीज़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि नॉट वैलिड फॉर री एंट्री टू US, यहाँ पे क्लियरली जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे फोटो होता है कैंडिडेट का, और यहाँ पे जो है कार्ड नंबर होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वीज़ा है ना वो ये वाला वीज़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। C09 यहाँ पे देख सकते हो नॉट फॉर री एंट्री क्लियर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और वीज़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि C09P जो है वहाँ पे कैटेगरी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है कहीं पे भी आप नीचे में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस पैरोल, P फॉर पैरोल मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि ये कार्ड जो है वो वैलिड नहीं है री एंट्री के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि C09P GCEAD का एक दूसरा कैटेगरी है, और वहाँ पे आप री एंट्री के लिए जो है वो वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे भी जो कार्ड है वो सेम दिखता है, सिर्फ C09P यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे नीचे जो इसका एडवांटेज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे कार्ड की, मीन्स कि यहाँ पे C26 अगर आपको याद हो, अभी हमने डिस्कस किया है कि H4 का कैटेगरी है। अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको H4। यहाँ पे C26 जो है वो H4EAD का कैटेगरी है, डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ H1B। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि C26 है, और ये मीन्स कि ये देखने में सेम ही लगता है जितना भी EAD है, सिर्फ कैटेगरी कोड जो है वो आपको याद रखना होगा एवरी टाइम, C26। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है C03B। तो C03B जो है वो स्टूडेंट पोस्ट कंप्लीशन OPT EAD है। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं C03B OPT वाले सेक्शन में होना चाहिए C03B। तो पोस्ट कंप्लीशन OPT है, और ड्यूरेशन इसका जो है वो 12 मंथ का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 में जो है वीज़ा इशू हुआ था, और 2022 तक ही इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। तो इसी तरीके से आपको सब चीज़ याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो नेपाल है। आई होप कि वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आई डोंट थिंक कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में कोई सा भी डाउट होना चाहिए। स्टिल अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट है तो आप
कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कुछ जो क्वेश्चंस है यहाँ पे उस चीज़ को हम कवर कर लेते हैं, जो कि हमारे थंबनेल के ऊपर था कि एम्प्लॉयर कौन होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपका वीज़ा को जो है एक स्पॉन्सर करता है यूएस के अंदर, और जो आपका सैलरी देता है, जो आपका टैक्स वगैरह वो वहाँ पे भरता है। एम्प्लॉयर ढूंढना कहाँ है, ये आपको लिंक्डइन के ऊपर मिल जाएगा। सिंपली आप वहाँ पे टाइप करेंगे H1B स्पॉन्सरशिप इस तरह से लिंक्डइन के अंदर, तो आपको वहाँ पे पोस्ट में जाना है और पोस्ट में ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप यूएस की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो है यूएस की गवर्नमेंट का जो साइट है यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वो वहाँ पे .gov.in होता है, इसी तरह से यूएस गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वो .gov होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, कब अप्लाई होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे निकलता रहता है, कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, किस तरह से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। आई होप कि इसमें जो भी क्वेश्चंस था वो सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया का URL है, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे तो आप लिंक पे सिंपली क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं। स्टिल अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप कॉमेंट में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो चीज़ भी आप बताते जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।